ये पड़ी कितने की, इसका फाइनल प्राइस कितना आया एंड हाउ आई नेगोशिएटेड सच अ लो प्राइस। तो इसके लिए क्या आपको टेक्निक अपनानी है, देखो नेवर गो टू अ डीलर, कभी जाना नहीं है डीलर के पास। इसमें यहाँ पे एक और टिप मैं आपको देता हूँ। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज़ द न्यू टोयोटा कैमरी 2026 टोयोटा कैमरी हाइब्रिड जो मैंने अभी ख़रीदी है। आई थॉट आई वुड डू अ क्विक रिव्यू, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे चैनल पे, देखो थोड़ी सी तो अभी गंदी भी हो गई है, तो इसका क्विक रिव्यू करते हैं, क्विक एक ड्राइव पे चलते हैं, फिर आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताता हूँ। फिर कुछ एक क्वेश्चन जो लोगों ने और पूछे हुए थे कि वाई कैमरी, वाई नॉट टेस्ला, जब आपके पास ऑलरेडी टेस्ला है, एंड वाई नॉट अ 7 सीटर लाइक अ सिएना। एंड वन मोर थिंग कि पूछ रहे थे लोग कि भाई ये पड़ी कितने की, इसका फाइनल प्राइस कितना आया, एंड सम टिप्स ऑफ हाउ आई नेगोशिएटेड सच अ लो प्राइस, और आप भी कैसे कर सकते हो। दिस इज़ द प्रीवियस वर्जन ऑफ कैमरी एंड दिस इज़ द न्यू वर्जन। आगे से इन्होंने चेंज कर दिया है काफ़ी है, एंड देयर इज़ अ कलर चेंज एज वेल, दैट्स मोर लाइक अ ब्लू, और इस कलर को बोलते हैं लोग ओशन जेम, विच इज़ लाइक बिटवीन ग्रीन एंड ब्लू। दिस इज़ एन LE मॉडल। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो जैसे मैंने बोला, दिस इज़ एन LE मॉडल विच इज़ द बेस मॉडल, बट मैंने उस बेस मॉडल के अंदर दो पैकेजेस ऐड करवाए थे। वन वॉज कन्वीनियंस पैकेज। कन्वीनियंस में क्या फ़ायदा है कि अनलॉक हो गई गाड़ी अभी, और लॉक करनी हो तो ये लॉक हो गई। सो नॉर्मली LE के अंदर ना सिर्फ रिमोट से ही आप लॉक अनलॉक कर सकते हो, आपको हर बार चाबी निकालनी पड़ती है। बट ये जो है ये कीलेस भी आपका चल जाता है, मतलब की जेब में होगी तो भी हो जाएगा। और फिर जो ये वाला वर्जन है इसमें पावर सीट्स भी हैं कन्वीनियंस के अंदर, दूसरे वाले में, नॉर्मल वाले में पावर सीट्स नहीं है। प्लस कन्वीनियंस के अंदर और ये बेनिफिट है कि ये जो मिरर है, ये तो एक तो ये ऑटो डिमिंग मिरर है, पीछे से जो लाइट आ रही होती है वो सीधा आपकी आंखों में लगती है, तो ये डिम कर देता है, रात को अपने आप डिम हो जाता है। फिर ये गराज डोर ओपनर भी इसके अंदर इनबिल्ट ही है, इसको होम लिंक बोलते हैं। द सेकेंड वन इज कोल्ड वेदर पैकेज, एंड द नंबर वन थिंग विच आई लाइक अबाउट दिस कार इज की एफिशिएंसी। ये जो क्लेम करते हैं ना गाड़ी को, ये क्लेम करते हैं 50+ माइल्स पर गैलन। अगर मैं उसको कन्वर्ट करूं किलोमीटर पर लीटर में, सो दैट विल बी रफली 22 किलोमीटर पर लीटर, विच इज अमेजिंग फॉर अ पेट्रोल कार। और दिस इज नॉट अ स्मॉल कार, दिस इज अ मिड साइज सेडान। इट्स नॉट अ लार्ज कार बट इट्स मिड साइज सेडान, मतलब फॉर अ फैमिली ऑफ 4 इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। और पीछे की भी जो सीट्स हैं दे आर वेरी कंफर्टेबल। अब जो LE है ना, इसके अंदर क्या क्लॉथ की सीट है, सो दिस इज जस्ट क्लॉथ। पर्सनली मुझे ज़्यादा पसंद आता है क्लॉथ का। और अंदर भी जो है ना, इवन दो दिस इज ऑल प्लास्टिक, मतलब इसमें एक कमी कह लो कि ये थोड़ा ना प्लास्टिक ज़्यादा है, बट थोड़ा मॉडर्न तरीके से इन्होंने जो ट्रिम्स वगैरह लगाई हुई हैं यहाँ पे, एंड ऑल दिस डिज़ाइन अपीयर्स अ लिटिल मॉडर्न। और ये जो कंसोल है ये भी काफ़ी अच्छा है। So even though this is all hard plastic, but you cannot complain because इसका जो प्राइस है वो प्राइस के हिसाब से this is still a very good value। एक चीज़ जो मुझे इसमें बहुत बढ़िया लगी अभी तक गाड़ी में, कि ये इट्स वेरी वेरी क्वाइट। अब क्या है कि पेट्रोल इंजन है प्लस में हाइब्रिड है, अब जब EV पे चल रही है तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा ना गाड़ी चल रही है बिल्कुल। अब जैसे EV मोड पे आ गई, पता ही नहीं चल रहा। बट इवन देन अब ये EV मोड बंद हो गया, फिर भी कुछ खास आवाज़ नहीं आ रही। मतलब जो रोड नॉइस वैसे टायर वगैरह की होती है उसी में ही इंजन की आवाज़ दब जाती है, अनलेस कि मैं भी बहुत ज़्यादा पावर दे रहा हूँ। लाइक नाउ बहुत ज़्यादा मैंने पावर दी तो फिर भी थोड़ी बहुत इंजन की आवाज़ सुना दी, बट ओवरऑल सुपर डुपर क्वाइट। इनफैक्ट इतनी क्वाइट है कि मेरे पास में अभी तक 3 EVs रह चुकी है ना, 4 EVs रह चुकी हैं पहले मेरे पास। तो मेरे पास जो मॉडल X थी, मॉडल Y थी, वो साइबर ट्रक थी। अगर मैं इसकी EV मोड को उनसे कंपेयर करूँ ना तो उनसे भी ज़्यादा क्वाइट लगती है मेरे को। बस साइबर ट्रक इज़ अ फुल्ली EV, लेकिन ये उससे ज़्यादा क्वाइट है। ऑफ कोर्स साइबर ट्रक के बड़े टायर हैं, दे मेक मोर नॉइस, वो ज़्यादा थोड़े रगेड टायर्स हैं। दूसरी थिंग, वेरी कंफर्टेबल, स्पेशली जो इसका LE ट्रिम है, जो बेस ट्रिम है ना, इन्होंने इसके जो शॉकर्स हैं उसको ट्यून किया हुआ है कंफर्ट के लिए। इससे ऊपर अगर आप मॉडल में जाते हो विच इज़ SE, आई थिंक दैट इज स्पोर्ट्स ट्यून्ड सस्पेंशन। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी, मैंने दोनों की टेस्ट ड्राइव करी। देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस जो आप फील कर सकते हो LE और SE में। मुझे लगता है कि मैं आई वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स कम्फर्ट। इसका जो सस्पेंशन है दैट्स सॉफ्टर, तो मुझे बहुत पसंद आया। ये रीज़न था LE लेने का, सस्पेंशन।
प्राइस से भी ज़्यादा, मतलब प्राइस तो चीप है ही इसका, बट सस्पेंशन वाज द बिगर रीज़न। बट मैंने इसके अंदर दो ये पैकेजेस ऐड करवा लिए थे, कन्वीनियंस पैकेज एंड कोल्ड वेदर पैकेज। तो कोल्ड वेदर पैकेज में हीटेड सीट्स हैं, प्लस में हीटेड स्टीयरिंग है। वो भी बहुत अच्छा काम आने वाली चीज़ है। अब सर्दी हो गई है आजकल, तो आप इसमें रिमोट स्टार्ट भी है, तो आप अंदर बैठे बैठे ही, गाड़ी आपकी बाहर खड़ी है, आपने रिमोट पे बटन प्रेस किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई और आपकी सीट्स भी हीट हो गई और आपका स्टीयरिंग भी हीट हो गया। तो इसका जो इंजन की बात करें तो इसमें 2.5 लीटर का हाइब्रिड इंजन लगा हुआ है, बट इसमें प्लग इन नहीं है, सो यू कैन नॉट प्लग इन। सो जो बैटरी है वो बहुत छोटी है, बट वो साथ साथ चार्ज होती रहती है। जब आप गाड़ी चलाओगे वो साथ साथ बैटरी चार्ज होती रहती है, एंड कीप स्विचिंग बिटवीन बैटरी एंड गैस एंड बैटरी एंड गैस। अब क्योंकि ये हाइब्रिड है, तो जैसे ही आप किसी स्टॉप लाइट पे वगैरह कभी रुके तो ये अपने आप ईवी मोड में आ जाती है, ये इसका इंजन बंद हो जाता है, और आपने रेस थोड़ी दी तो फिर वो ईवी वाला ऑफ हो गया आपका। और बीच में जब गाड़ी पे लोड भी कम हो जाता है ना, जैसे अभी गाड़ी चल रही है लेकिन लोड बहुत कम है, 43 की स्पीड पे है, लोड नहीं है इंजन का, तो फिर भी ईवी मोड पे आ जाती है, इंजन को बंद कर देता है वो। अब मैं जैसे ही रेस दूंगा थोड़ी ज़्यादा, वो ईवी मोड बंद हो गया। यस, इवन दो इसके अंदर यहाँ पे एक मोड है, ईवी मोड, बट दिस ईवी मोड जो है ना, वो टेम्परेरीली आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप अपने बिल्कुल घर के सामने वाली गली में बिल्कुल धीरे धीरे चला रहे हो तो वो ईवी पे आ जाएगी। आप उसको कंटिन्यूस, जैसे ही एक स्पीड लेवल से आप ऊपर जाओगे या फिर आप थोड़ा पुश करोगे एक्सेलेरेटर को, वापस से पेट्रोल इंजन पे, गैसोलीन पे वो वापस आ जाएगी। सो दैट आई थिंक एफिशिएंसी जो है ना, खासकर इस गाड़ी की, दैट इज टॉप नॉच। कि जो टोयोटा का जो हाइब्रिड इंजन है ना, दे आर वेरी वेरी रिलायबल। जो टोयोटा की कई प्रियस गाड़ियां हैं जो कि 25 साल से लोग चला रहे हैं, जिसके अंदर 3 लाख माइल, 4 लाख माइल उन्होंने चला दिए हैं। सो टोयोटा का जो हाइब्रिड इंजन है, दैट इज सपोज टू बी वन ऑफ द हाईली रिलायबल इंजन और लॉन्ग लास्टिंग। इवन दो दिस इज अ बेस मॉडल, इसके अंदर जो सेफ्टी फीचर है ना, दे आर रियली नाइस। एक तो फ्रंट कोलिजन वार्निंग है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग है, बैक कैमरा है, और टोयोटा सेफ्टी सेंस के जो फीचर हैं, दोज आर रियली गुड। इसके अंदर इन्होंने लगाया हुआ है TSS वर्जन 3.0। इसको आप थोड़ी देर के लिए ना, ऐसे 10-15 सेकंड के लिए आप हाथ भी इस पे से छोड़ सकते हो, या आपको लेन में ही रखेगा। और इसमें बेसिकली लेन कीप असिस्ट भी है, और वो भी है आगे वाली गाड़ी को भी सेंस कर लेता है, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल भी है। बट आपको हर 10 सेकंड में एक बार हाथ रखना पड़ेगा। इट्स नॉट एडवाइजेबल टू लीव, जस्ट क्विक डेमो के लिए मैं दिखा रहा था। मैं हमेशा अपना हाथ ऐसे रखता हूँ इस पर जब भी मैं इसको चलाता हूँ, वेरी कन्वीनियंट। और आप अपना पाँव जो है, रेस वगैरह से आप अपना पाँव हटा सकते हो, जिसमें कि आपके अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, वो सब है। तो आप अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो आप थकोगे कम, आपको बार बार ब्रेक्स नहीं यूज़ करनी, लेन अपने आप मेंटेन रखती है गाड़ी, तो आपका बहुत सारा लोड कम हो जाता है गाड़ी में अगर वो फीचर्स हो तो। आजकल तो खैर हर गाड़ी में ही कार प्ले वगैरह होता ही है, कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो। द गुड थिंग इसकी, इसके बेस वर्जन में भी ये है। हालांकि ये स्क्रीन जो है ये थोड़ी छोटी है, 8 इंच की स्क्रीन है। अगर इसमें आप SE मॉडल आई थिंक चूज़ कर लो, या उससे ऊपर XSE वगैरह, तो उसमें आपको 12 इंच की पूरा मतलब इतनी बड़ी स्क्रीन मिल जाती है। आई एम ओके, मुझे ऐसा कोई इसमें इशू नहीं लग रहा, क्योंकि मेनली इसमें आपको जो है नेविगेशन वगैरह यूज़ करनी पड़ती है, विच इज़ रियली नाइस। बट द गुड थिंग इज़ कि इसके अंदर वायरलेस एप्पल कार प्ले वगैरह है, सो आपको फ़ोन प्लग इन नहीं करना पड़ता। जस्ट अगर जैसे फ़ोन से ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट ये यहाँ पे स्क्रीन चल रही है। यहाँ पे ये इसका सेंट्रल कप होल्डर वगैरह की जगह बनी हुई है। यहाँ पे आप अपना वायरलेस फ़ोन चार्ज कर सकते हो, कुछ और लूज सामान तो यहाँ रख दो, और 2 आपके कप होल्डर हैं जहाँ पे आप कप वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बना रखे हैं कि आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो। मैं नॉर्मली इको में ही रखता हूँ, कभी कभी ऐसा हो कि आपको लग रहा है कि बिल्कुल स्पोर्ट्स स्टाइल में चलानी है गाड़ी, तो स्पोर्ट मोड में कर सकते हो। दैट दिस इज़, ये फिर है आपका होल्ड के लिए, कि मान लो आप इंटरसेक्शन पे कहीं रुके तो आपको बार बार ब्रेक के ऊपर पाँव रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप रुके, आप ब्रेक पे से पाँव हटा सकते हो, तो पूरा टाइम ब्रेक पे पाँव रखना नहीं पड़ता वगैरह। ये फिर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों की आप सेटिंग भी चेंज कर सकते हो। सो जैसे अगर आपको क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग चेंज करनी है, या जैसे अभी आपका टायर प्रेशर वगैरह की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वही आपका इन्फॉर्मेशन प्लस कुछ सेटिंग आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये दिखा रहा है कि आपकी बैटरी कितनी फुल है इस टाइम। जैसे मैंने कर दिया इसको किलोमीटर पर लीटर। डायल टाइप भी आप कर सकते हो, टैकोमीटर, लेट्स चेंज। तो ये, तो अब जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है टैंक एवरेज, मेरे को जो है रफली 20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज
मिल रही है अभी। और ये जो गाड़ी है हम इसको 4-5 दिन में रफली 600 किलोमीटर चला चुके हैं और अभी 701 किलोमीटर ये और चल सकती है बेस्ड ऑन कि इसके अंदर कितना पेट्रोल है अभी। तो पता है क्या, कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई हम लोगों ने सेडान छोटी गाड़ी क्यों ली, और अगर छोटी ली तो टेस्ला ही मॉडल 3 क्यों नहीं ली। एक हमारे पास में है साइबर ट्रक विच इज़ एन ईवी विच इज़ अ ह्यूज कार, इट्स अ ट्रक। दूसरी गाड़ी हमें चाहिए थी छोटी, क्योंकि जब बड़ी गाड़ी है सामान ज़्यादा लोड करना है, यू कैन टेक दैट। छोटी गाड़ी के अपने फ़ायदे होते हैं। बहुत बार हमारे साथ ऐसा था, हम किसी जगह गए, ग्रोसरी वगैरह गए, पार्किंग होती है बहुत टाइट, जिम गए, जैसे हमारे जिम में पार्किंग थोड़ी टाइट है तो आपको मतलब वो थोड़ी देखनी पड़ती है, कॉर्नर वार्नर में जाके बड़ी गाड़ी रखो। बड़ी गाड़ी का अपना फ़ायदा है, जो हाईवे पे जो चलती है, जो उसकी स्टेबिलिटी आती है वो छोटी गाड़ी में नहीं आती है। कि साथ से ट्रक निकल जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोनों गाड़ियों के अपने फ़ायदे हैं। जब आसपास 5-10 मिनट के रास्ते में जाना हो ना, तो ये जो छोटी गाड़ी का जो फ़ायदा है, जो मतलब निम्बल क्विकली आप मतलब उसको कर सकते हो, वो उसका अलग फ़ायदा है। इसकी रनिंग कॉस्ट कम है, हर चीज़ की कॉस्ट कम है, इसके पार्ट्स हैं उसको चेंज कराना है कुछ, इवन टायर। अगर मैं एसयूवी लेता हूँ, टायर ही डबल प्राइस के हैं, जो कि आपको हर थोड़ा टाइम में करना पड़ता है, वही ब्रेक्स, वही एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव। अब एक हमने एक्सपेंसिव गाड़ी ले रखी है तो दूसरी गाड़ी जो है वो ठीक। और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल कार्स, टोयोटा कैमरी, बेस्ड ऑन वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डेटा, जो भी आप मान लो। एक गाड़ी है जिसमें हम लोगों ने अपना शौक पूरा कर लिया है, एक्सपेंसिव भी है, थोड़ी सी नॉन ट्रेडिशनल भी है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी ट्रेडिशनल गाड़ी। दिस इज़ इकोनॉमिकल, दिस इज़ एफिशिएंट। तो एक गाड़ी ऐसी होनी चाहिए। अच्छा सच सच बता, तेरा एसयूवी लेने का बहुत मन था, अब ये सेडान लिया, ऐसी कुछ कमी महसूस हो रही है, या मतलब क्या लग रहा है कि मेरे को तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा चलाने में? ये चलाने में बहुत अच्छी है, एग्री सिर्फ टू एंटर दैट पॉइंट। चलाने में बहुत ही बढ़िया गाड़ी जो हमने पीछे अभी तक हमारे पास में वो थी, तेरे पास पहले होंडा की क्लैरिटी थी, उससे भी बेटर चलती है। उससे भी अच्छी चलती है। और हमारे पास एक RAV4 थी। RAV4 फिर पुरानी थी, आप उसको नहीं कंपेयर कर सकते इससे, लेकिन या चलाने में बहुत अच्छी है। बट जो मुझे वो एसयूवी की फील अच्छी लगती है तेरे ना, पे वो है ना एक एसयूवी साइबर ट्रक? वो एसयूवी नहीं है, वो एसयूवी का बाप है। वो बड़ी एसयूवी। हाँ, मतलब तेरे को मीडियम चाहिए? मिड साइज एसयूवी चाहिए थी, जैसे मेरे पास RAV4 थी। बट ठीक है, अब जो है हमें जो मिलता है हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये तो एडजस्ट कर रही है इसमें। सिडान्स ड्राइव बेटर, एसयूवीज थोड़ी ऊपर होने की वजह से उनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो हाई होती है, यू फील मोर बॉडी रोल। गाड़ी ना ऐसे ऐसे थोड़ी आपको ज़्यादा महसूस होगी। बट दिस सिडान बीइंग सो लो टू द ग्राउंड, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी लो है दैट आप टर्न ले रहे हो, कुछ कर रहे हो, जस्ट फील सो प्लीजिंग। अगर आपको उन चीज़ों से फ़र्क पड़ता, मुझे बहुत पड़ता, साक्षी को बिल्कुल नहीं पड़ता। बट हाँ, एसयूवी होती तो उसमें अंदर बैठना उतरना आसान होता है, सिडान में थोड़ा एक बार बैठते हुए आपको झुकना पड़ता है ज़्यादा। बट अदरवाइज एक बार आप बैठ गए, फिर बैठ गया, मतलब फिर तो सब सही है, क्या दिक्कत है। फिर टेस्ला इसलिए नहीं ली क्योंकि भाई पेट्रोल का भी अपना फ़ायदा है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे हमारे को उतना इजीली एक्सेसिबल नहीं होती गाड़ी की चार्जिंग। फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स, अभी हम लोग राले से हम लोगों ने फ़्लाइट ली तो राले 2 घंटे था, लेकिन हमारे को ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए, क्योंकि हमारे को एयरपोर्ट पे 2 वीक के लिए गाड़ी रखनी है। तो हम ये सोच रहे थे कि भाई वापसी में इनफ चार्ज हो, तो पहले 40 मिनट्स के लिए हमने उसको चार्ज किया। वापसी में आते हुए भी हमारे को थोड़ा चार्ज करना पड़ा। मान लो ये हो तो हमें सोचना ही नहीं है। अब नेक्स्ट मंथ मुझे जाना है अटलांटा और वहाँ से फ़्लाइट लेनी है, तो एनीवे 4 घंटे की पहले मेरी वो होगी ड्राइव होगी, तो मैं आराम से इस पे कर सकता हूँ ना। मेरे को उस जब मेरे को फ़्लाइट लेना है, मुझे फिर चार्जिंग का वो नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत बार होता है, कभी कभी ऐसी कैंपिंग पे गए कहीं जहाँ पे आपको लगता है कि यार वहाँ पे चार्जिंग का मेरे को पंगा नहीं लेना, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, एक ईवी प्लस में एक पेट्रोल या गैसोलीन की कार, दैट वर्क्स आउट परफेक्ट। जहाँ आपको लग रहा है ईवी विल बी बेस्ट, टेक द ईवी। ऑलराइट, सो किसी ने ये भी पूछा हुआ था कि हम लोगों ने 7 सीटर गाड़ी क्यों नहीं ली। हमारे पास में दूसरी गाड़ी भी 5 सीटर है, ये भी 5 सीटर है। एक्चुअली उसके पीछे कारण क्या है कि 7 सीटर की ज़रूरत मेनली तब पड़ती है जब यहाँ पे पेरेंट्स आते हैं। लेकिन हमारा अभी पिछले कुछ टाइम का एक्सपीरियंस क्या रहा है कि पेरेंट्स की एज की वजह से ना वो प्रेफर नहीं करते लॉन्ग रोड ट्रिप्स। हमारी मैक्सिमम ट्रिप्स कितनी होती हैं? 10 मिनट किसी फ्रेंड के घर चले गए, 15-20 मिनट, मतलब शार्लेट के आसपास। तो हमारी एक लंबी ट्रिप बनी थी वेगस, लेकिन हम वैसे ही फ्लाई करके गए तो वेगस में जाके गाड़ी रेंट करनी पड़ी। और आसपास की ट्रिप्स में क्या हो गया है, बच्चों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता उसमें, बच्चे बिल्कुल चल के राजी नहीं होते। मान लो जैसे हमको लगता है यार चलो पेरेंट्स के साथ किसी मॉल में चले जाते हैं, दोनों बच्चे जाते ही नहीं है, वो मॉल में जाते ही नहीं है, हमें एनीवे छोटी गाड़ी उठा के जानी है। पिछली बार हमने एक भी ट्रिप
गाड़ी पे लॉन्ग ट्रिप नहीं लगाई, पेरेंट्स आए हुए थे, हमारा इतना मन था ऐसे मर्टल बीच जाने का, मम्मी की थोड़ी कमर में दर्द थी और वो प्रेफर भी नहीं करते इतनी लॉन्ग रोड ट्रिप्स, तो हम कर ही नहीं पाए। तो मुझे लगता है 7 सीटर यूज़ नहीं होगी, और जहाँ आसपास जाना है 10 मिनट में वहाँ आप एनीवेज दोनों गाड़ियाँ उठा के जा सकते हो, और अगर रेयर केस में हुआ तो गाड़ी रेंट भी कर सकते हो। तो फाइनली कई लोग पूछ रहे थे कि फाइनली गाड़ी पड़ी कितने की। सो इसका जो स्टिकर प्राइस था वो था 33,000 समथिंग, मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान में आ रहा, क्योंकि इसमें एक तो 2 पैकेज थे, एक तो कन्वीनियंस पैकेज, एक कोल्ड वेदर पैकेज, फिर इसके मैट्स जो ओरिजिनल टोयोटा के मैट्स थे, फिर इसमें कुछ वो पेंट प्रोटेक्शन, कुछ तो टोयो पैकेज वगैरह क्या बोलते हैं यार, इसमें कुछ फ्री सर्विसेज वगैरह भी थी, कुछ 4 साल के लिए फ्री सर्विस वगैरह भी थी। तो वो सारा पैकेज मिला के इसका जो स्टिकर प्राइस था दैट वाज 33,000 समथिंग, और प्लस में उसके ऊपर वो लोग अपनी डीलर अपनी एडमिन फीस लेते हैं, और उसके ऊपर फिर आपका लगते हैं टैक्सेस, जो हम नॉर्थ कैरोलिना में है तो वो टैक्सेस लगते हैं, प्लस रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग फ़ीस होती है। तो वो सब मिला मिलू के जो मैंने मोटा मोटा हिसाब लगाया था, ये पड़ रही थी 35,000 के आसपास, अगर मैं कोई नेगोशिएशन नहीं करा तो वो मुझे इतने की बेचना चाहेगा। और इनफैक्ट यू विल नॉट बिलीव, कुछ लोग एक्चुअली उतने की लेके आ जाते हैं गाड़ी। मुझे ये पड़ी 27,000 समथिंग, प्लस डीलर की फ़ीस और टैक्सेस और वो सब मिला के, मतलब फ्लैट 29,000 की मेरे को ये ऑन रोड पड़ गई, फ्लैट 29,000 की। प्लस मुझे 1.99% पे लोन मिल गया था अप टू 36 मंथ्स ऑन अ ज़ीरो डाउन पेमेंट। सो ये दोनों कॉम्बिनेशन एक्चुअली सब ऑफ़र नहीं कर रहे थे, कुछ लोग प्राइस थोड़ा लो ऑफ़र कर रहे थे, लेकिन 1.99% का रेट ऑफ़र नहीं कर रहे थे, बट यहाँ मुझको दोनों चीज़ें मिल गई। सो दैट मेक्स द मंथली EMI टू रफली $830। ये नहीं कह रहा कि दिस इज द लोएस्ट यू कैन गेट, हो सकता है $500-700 $1,000 और भी बचा लेते, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फिर मगजमारी करने की ज़रूरत है। ये तो मेरा आसानी से हो गया। तो इसके लिए क्या आपको टेक्निक अपनानी है, देखो, नेवर गो टू अ डीलर, कभी जाना नहीं है डीलर के पास। आसपास के 100-150 किलोमीटर में, माइल्स में जितने भी डीलर हो ना, सबको या तो कॉल करो या ईमेल करो और उसको बोलो मुझे गाड़ी चाहिए, मैं आ नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ, मैं आ नहीं सकता, तो मेरे को सारे ईमेल पे मेरे से कम्युनिकेट कर लो। तो मैंने करीबन 10 डीलर को ईमेल पे कम्युनिकेट किया। पहले तो शुरू में कोई भी ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेगा आपको, क्योंकि वो कहेगा कि वो समझेंगे तुम आप सीरियस तो हो नहीं। तो मैंने उनको ये बोला, मैं कहा भाई देखो ऐसा है, मेरे को अच्छा प्राइस दो, तुम मेरे को अच्छा प्राइस दोगे, मैं तुमको अभी क्रेडिट कार्ड अपना नंबर दे दूंगा, डिपॉजिट छोड़ दूंगा तुम्हारे को, बट मेरे को ईमेल पे प्राइस चाहिए, मैं आ नहीं सकता, मैं बहुत बिजी रहता हूँ वटेवर, या फिर मैं बहुत दूर हूँ, मैं आ नहीं सकता। और वो पूरी कोशिश करेंगे कि आप आओ, क्योंकि वो जब आप जाओगे ना तो फिर वो आपको पकड़ लेंगे, आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, उनकी टेक्टिक्स होती हैं। तो जब आपने डीलर से कोट मंगवाई, मोस्टली ना वो जो उनका MSRP होगा वहीं से वो कोट अपनी स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो 33,000 है तो वो प्लस ऊपर फीस लगा के वो वहीं से अपनी कोट स्टार्ट करेंगे। अब आपको काउंटर कितनी करनी है अपनी, तो बेसिकली उसका आइडिया कहाँ मिलता है, तो 2-3 वेबसाइट्स हैं, जैसे एक इसमें सबसे फेमस है रेडिट। उन पे गाड़ियों के फोरम होते हैं, लोग अपनी प्राइजेस शेयर करते हैं कि हमने कितने, जैसे कैमरी का उसके ऊपर एक बना हुआ है कि हमने आउट द डोर कितने प्राइजेस पे किए, किस स्टेट में किए, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे मुझे मोटा मोटा लग रहा था, जो लोग अलग अलग स्टेट्स में आसपास की में खरीद रहे थे, वो 30,000 के आसपास लोग पे कर रहे थे, सब कुछ मिला के, सारी फीस वगैरह मिला के। तो मुझे ये लगा कि भाई 30 तो लोग कर रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 28,500 से स्टार्ट करता हूँ। जो भी मुझे कोई बोलेगा ना कि हमारा इतना प्राइस है, मैं बोलूँगा मेरे को 28,500 में चाहिए भाई। अब वो देगा या नहीं देगा वो बात अलग है, मैं तो बोलूँ, क्योंकि फिर मैं थोड़ा सा मैं ऊपर आ जाऊँगा, देखते हैं कहाँ जाता है। तो जब मैं बोलना चालू किया तो एक ने बोला 33, एक ने बोला 32, एक ने कुछ बोला, तो मैं उनको सबको ये बोलता रहा भाई मैं तो 28,500 के उसमें हूँ, मैं मेरे को ये है। तो वो सामने से आठ बोले कि भैया तेरे 28,500 कहाँ से आया तेरे दिमाग में, 28,500 क्यों बोल रहा 28,500। हर कोई ये पूछेगा भाई वाई डू यू थिंक इट्स 28,500, भाई कोई ऐसे फ्री में थोड़ी बांट रहे हैं मतलब। तो फिर मैं उनको बताया भाई देखो, इस स्टेट में इस बंदे ने ये गाड़ी खरीदी थी, इतने की खरीदी थी, मैंने फोरम पे चेक किया है, तो मेरे को ये लग रहा है। तो वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं 31 में दे दूंगा, मैं 31,500 में दे दूंगा। तो आपको एक कोट चाहिए होती है शुरू की। जैसे एक ने मेरे को बोला कि अच्छा चलो ठीक है, मैं 31,000 में दे दूंगा तुम्हारे को, तो आपने उस कोड को पकड़ा, उसको बोला भाई मेरे को ईमेल पे कोड भेज दे, उसने आपको कोटेशन भेजी। नाउ अब आपने कई सारे डीलर्स को कांटेक्ट किया है,
आप वो कोट लोगे, दूसरे को बोलोगे यार 31,000 की तो ये डीलर दे रहा है मेरे को, तो इससे बेटर करता है तो बता। तो उसने बोला चलो ठीक है मैं 30,500 की कर दूंगा। फिर आपने वो कोट ली, फिर तीसरे से आपने नेगोशिएट किया थोड़ा सा, भाई 30 मेरा 28,500 मेरी है और 31,500 की 30,500 की तो ये डीलर दे रहा है, तो 28.5 कर, तो इससे ऊपर तो मैं वैसे ही नहीं दूंगा। तो वो बंदा नीचे आ गया 29,800 पे कि बता, अब मैं 29,800 पे आ गया। तो करते करते मतलब आपने इधर की कोटेशन को उधर भेजा, उधर की उधर भेजा, बट इस सब में कहीं ना कहीं आपको अपने टाइम की वैल्यू देखनी है। अब मेरे को फाइनली ये मिली 29,000 एग्जैक्ट ऑन रोड। हो सकता है मैं 500 और सब बचा लेता, लेकिन मुझे अपने टाइम की कीमत देखनी है कि मैं एक पॉइंट के बाद ही टाइम और लगा सकता हूँ। तो अब ये हुआ कि मैं 2-3 के आसपास कर के ना, अब कोई भी, मैं तो 28,500 बोल रहा हूँ, लेकिन कोई भी 29 से 1 रुपया नीचे करने के लिए तैयार नहीं। मैंने इधर की उधर भेज के देख ली, सब कर लिया कि मैं अभी आपका क्रेडिट कार्ड दे दूंगा। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, अब मैं 200-400 और नहीं मुझे देखने, मेरा टाइम मैंने बहुत स्पेंड कर लिया, फाइनल कर दो डील। इसमें यहाँ पे एक और टिप मैं आपको देता हूँ। आप जब टोयोटा की वेबसाइट पे जाओगे, वो आपको वो वाली गाड़ियाँ भी दिखाता है जो लोगों के आसपास डीलर्स के पास इन्वेंट्री में है, प्लस में वो आपको ऐसी गाड़ियाँ भी दिखाएगा जो अभी इन ट्रांजिट है, रास्ते में, हफ्ते में पहुँचेगी, 10 दिन में पहुँचेगी, 15 दिन में पहुँचेगी। मोटा मोटा अगर आप, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर जो किसी के यहाँ पे गाड़ी शोरूम पे खड़ी हुई है, डीलरशिप पे खड़ी है, उस पे डील मिलना मुश्किल है। जो गाड़ी अभी आई ही नहीं है उसके पास में, उस पे डील मिलना आसान है। तो ये गाड़ी के ऊपर मैंने उसको नेगोशिएट किया, जो उसने मेरे को बोला कि ये गाड़ी अभी 10-15 दिन में आएगी। क्योंकि देखो ये गाड़ी बेचने में उसको बहुत इंसेंटिव ये है कि एक तो वो गाड़ी, ये गाड़ी अभी उसके शोरूम पे आई नहीं, पहले बेच दी उसने। तो गाड़ी जब उनके शोरूम पे खड़ी है, उसका भी काइंड ऑफ एक्सपेंस है, वो रियल इस्टेट ले रही है, उसकी पार्किंग में खड़ी हुई है उसके, और जब उसके पास में अगर बंदा आ जाता है पर्सनली स्टोर पे और उसको वो सामने गाड़ी दिखा देता है, तो उसको ज़्यादा प्रेशर डाल सकता है ये गाड़ी बेचने का। तो मैं स्टोर पे गया नहीं, मुझे किस बात का प्रेशर डाले, और मेरे को वैसे भी वो गाड़ी चाहिए जो गाड़ी अभी उसके पास आई ही नहीं है। तो मैंने जितने भी डीलर से बात करी, मैंने सबके वो वाले वर्जन उठाए, गाड़ियों के मॉडल उठाए जो इन ट्रांजिट थी, क्योंकि मुझे पता है कि उस पे उसको ये लग रहा है कि ये गाड़ी पे तो मेरे को एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ा, तो ये तो गाड़ी आई नहीं मेरे पास, ये 500-700 और भी कम में बिकती है तो बिक जाए, ये गाड़ी तो मेरे को अब मेरे को किसी को दिखानी भी नहीं पड़ेगी, मेरे को एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा। सो वो गाड़ी को टारगेट करो, तो इसलिए भी आपको थोड़ा अच्छा प्राइस मिल जाता है अगर आप वेट कर सकते हो। जैसे 8-10 दिन 15 दिन वेट कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। सो दैट वॉज वन ट्रिक दैट आई यूज्ड, कि जिसकी वजह से मेरे को थोड़ी और सस्ती मिल गई है। ऑलराइट, अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो तो आई विल ट्राई टू आंसर इन कमेंट्स। ये वीडियो थोड़ी जल्दी में बनाई क्योंकि एक्चुअली तैयारी शुरू हो रही है, बहुत ही जल्दी हम लोग निकलने वाले हैं कनाडा के लिए, और सो दैट विल स्टार्ट वेरी वेरी सून। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सो प्लीज़ डू इट। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।